हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएसएस मेंटोर। दिस इज ब्रिजेश और आपके लिए लेके आ गए हैं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। और आज डेट है 15 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आईएसपीसीएस मेंटोर में मिल जाएगी, जिसमें आपको पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो आज देखते हैं आज 15 जुलाई में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट के इवेंट्स है। तो हम देखते हैं पहली जो न्यूज है हमारी आर्ट एंड कल्चर से है, जो जीएस पेपर 1 से रिलेट करती है। न्यूज क्या है, जगन्नाथ मंदिर का खजाना ओपन हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी न्यूज को देखते हैं, ये पेज नंबर 7 द हिंदू की आज पेज नंबर 7 में देखने को मिलेगी। और ये न्यूज होगी आपके प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड है। ये पल्मिसेस्ट है, जो कि ये एंशियंट क्या है, एंशियंट की राइटिंग का मेथड है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 10 में इंडियन पॉलिटी सेक्शन से आपको दिखेगा क्या है, ये सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 11 में, ये भी इंडियन पॉलिटी को रिलेट करता है, जिसमें कि सेंट्रल द्वारा स्टेट को जो फंड ट्रांसफर होते हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पीवीटीज न्यूज में है, असुर समुदाय, असुर कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो आज का जो एडिटोरियल है उसको भी देखेंगे, वो किस पे है, कर्नाटका ने गिग वर्कर्स के लिए जो बिल लाई है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसमें मेंशन किया गया है। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज का एनालिसिस। तो आज की पहली न्यूज जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड है। तो आपको ये न्यूज क्या है, पहले एक कॉन्टेस्ट में आपको बता देता हूं कि जैसे इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम ओपन करेंगे, और ये लॉन्ग डिमांड है, लॉन्ग डिमांड थी कि जो जगन्नाथ टेम्पल है उसमें जो खजाना है उसको खोला जाए। जो लास्ट टाइम खजाना खुला था, लास्ट टाइम इसके पहले, तो इसके पहले 1978 में, इसके पहले 1978 में खजाना खुला था, उसके बाद अब तक ये खजाना नहीं खोला गया था। तो उसी को लेके ये डिमांड थी। आप देख लीजिएगा 1978 में पहली बार खोला गया था। और इसमें है क्या, सबसे पहले तो हम एक जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो जो जगन्नाथ हैं वो कौन है, वो हमें लॉर्ड विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, लॉर्ड विष्णु के रूप माने जाते हैं। और ये टेम्पल कहाँ पे है, ये उड़ीसा के कोस्टल एरिया में है, उड़ीसा के कोस्टल एरिया में ये आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और एक ये जो है, जो भारतीय मैथोलॉजी है उसमें ये चार धाम का एक पार्ट है। जो चार धाम है, दो चार धाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बड़ा चार धाम बोलते हैं और एक छोटा चार धाम। तो छोटा चार धाम जो उत्तराखंड का है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये छोटा चार धाम है। और बड़ा चार धाम में कौन सा आ जाता है, एक तो हमारा ये उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल, दूसरा क्या हो जाएगा रामेश्वर, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा द्वारका हो जाएगा, और चौथा जो है श्रृंगेरी उत्तराखंड। ये चार हमारे बड़े जो चार धाम हैं उसमें से एक है जगन्नाथ, इसलिए और भी ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसमें जो बात की गई है कि जो इसके खजाने की ओपनिंग की बात की जा रही है, तो अभी एक खजाना खुला है और इसके खजाने के 2 पार्ट्स हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है। एक तो हो गया कौन सा, इनर पार्ट हो गया, एक हो गया आउटर पार्ट, एक आउटर पार्ट हो गया। 2 पार्ट हैं इसके, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। तो जो आउटर पार्ट है इसमें क्या होता है, जो डेली या कि फेस्टिवल में, स्पेशल फेस्टिवल में जो उनके आभूषण या कपड़े पहनाए जाते हैं, वो है उसको ओपन करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम आप समझते हैं एक सुरक्षित स्थान, जैसे जब इलेक्शन होता है तो ईवीएम को भी स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, मतलब वो सीसीटीवी के नजर में है। और इनर रूम को भी खोल दिया गया है। एक्चुअली बात यह थी कि इसके पहले भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि इसको खोला जाए, बट ये बहुत दिनों से हो रहा था। बट यहाँ का जो मैनेजमेंट था उनका कहना था कि इसकी चाबी ही नहीं मिल रही है। तो इसके ऑर्डर के बाद इतने दिनों से, पिछले 46 वर्षों से इसकी खोलने की बात की जा रही है। हाई कोर्ट में भी इसका इंटरवेंशन हुआ, बट यही हुआ कि इसकी चाबी नहीं मिल रही है। तो अब फाइनली ये खोला गया है और इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस डिटेल देखेंगे हम। तो पीडीएफ पे देख लेते हैं और क्या है इसमें, और इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो पहली चीज तो वही आ जाता है
जो जगन्नाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु के अवतार है, हमने बात ही किया। और इसके साथ इनमें कौन है, बालभद्र। इसके साथ और कौन देखने को आपको मिल जाता है, बालभद्र और देवी सुभद्रा, बालभद्र और देवी सुभद्रा देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो हमने बात किया कि जो एक आंतरिक खजाना है जो भीतर का भंडार है, दूसरा क्या है, बाहर का खजाना, बाहरी खजाना। 1978 में अंतिम सूची में दोनों कक्षों में सोने और चांदी की वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्रा पाई गई थी। और ये माना जाता था कि ज्यादातर इसमें से जो ज्यादा है वो वहां के राजा ने दान किया था, जिसमें इसमें ये बात किया जाता है कि 2.5 लाख जो मेधा सोना है वो दान दिया गया था, इनके श्रृंगार के लिए दिया गया था। ये तो बात हुई। और जो अभी हाल का घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं। तो हाल के घटनाक्रम में यही हमने बात किया था, आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो मांग हो रही थी, बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि इस खजाना को क्या किया जाए, खजाना को पब्लिक में किया जाए जिससे सबको पता चले। तो ये बात हो गया। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है हमारे आर्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल हो जाता है, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी स्टाइल पे। तो ये किसकी, ये कौन सी है, एक कलिंगा स्टाइल पे बेस्ड है। कौन से, कलिंगा स्टाइल से बेस्ड है, जो कि किस पे, नागर का है, नागर का मेथड है। और इसके हम जैसे इसके जो ये दिया उसमें देख लेते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम शिखर बोलते हैं। फिर शिखर के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ये डोम हो जाता है, ये पार्ट डोम हो गया। देन ये पार्ट, ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये विमान हो गया। और ये क्या हो गया, ये जो मेन पार्ट होता है जहां पे भगवान विराजमान होते हैं उसको सेंटम सेंटोरम या कि गर्भगृह कहते हैं। ये क्या है, ये गर्भगृह है। और ये क्या है, ये मंडप है। ये जो अलग से होते हैं, बने होते हैं, ये क्या है, मंडप है। तो इसके ये फीचर हो गए, आर्किटेक्चर के फीचर हो गए, तो इसको हमने देख लिया। और इसकी वास्तुकला की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो वास्तुकला की विशेषता में पहले हम देखते हैं कि मूर्त कला की समृद्ध मंदिर वास्तुकला की उड़िया शैली, ये कौन सी है, एक इसको बात ये भी कहते हैं कि ये उड़िया शैली है। उड़िया शैली में हमको ये देखने को मिलता है। और भारत के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। ये 40,000 वर्ग फीट में है दोस्तों, 40,000 वर्ग फीट में ये बना हुआ है, 40,000 वर्ग फीट में ये बना हुआ है। और इसके 4 अलग अलग भाग हैं जिसको हमने देख लिया, देवल, विमान, गर्भगृह। और यहाँ पे हमने इसको देख लिया, साथ में इसके जो इसका आर्किटेक्चरल फीचर को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब और आगे देख लेते हैं कि और कुछ इससे रिलेटेड है। तो ये हो गया, ये जो भोग मंडप है, जैसे हमने बात किया आगे क्या था, जो ये वाला पार्ट था मंडप था, तो उसको भोग मंडप होता है जहां पे क्या बनता है, प्रसाद का वितरण होता है। और हम, ये तो हो गया ये हमारा आर्टिकल। और इसी से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दिखाने के लिए हम आपके लिए एक 2012 का अपना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो यूपीएससी का 2012 का क्वेश्चन है उसमें देखिए, नागर, द्रविड़ और वेशर, ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 मुख्य नस्ली समूह है। तो दोस्तों ये नस्ली समूह नहीं होते हैं, इस वजह से ये नस्ली समूह नहीं है। 3 मुख्य भाषाई विभाजन जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी नहीं होता है। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कि ये क्या है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां है, नागर, बेशर और द्रविड़। ठीक है, तो नागर हमको कहा, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में मिल जाते हैं। और द्रविड़ कहां पे, साउथ इंडिया के क्षेत्र में मिल जाते हैं। और ये बेसर जो होते हैं इसके इसके जैसे हमें कृष्णा नदी से लेके और हमको ये विंध्य क्षेत्र से और कृष्णा नदी के बीच में हमको ये क्या, बेसर शैली देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा हुआ पहला आर्टिकल जो कि जगन्नाथपुरी से रिलेटेड था, जिसके हमने कॉन्टेस्ट में भी आपकी बात कर लिया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये हो जाता है ये देख लेते हैं। ये दूसरा आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। तो ये पल्पिमसिस्ट से रिलेटेड है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं है क्या। पहली चीज तो ये जान लेते हैं पल्पिमसिस्ट के रिलेटेड है, जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो ये है क्या, ये जो है एंशिएंट क्या है, ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि है क्या। तो ये एंशिएंट प्राचीन समय में क्या होती है, एक लिखने का जो है राइटिंग मेथड है। सबसे पहले ये बात तो ये जान लीजिए। और ये है क्या, इसमें उपयोग क्या किया जाता था कि इसके लिए पहले जो लिखने का तरीका होता था तो किसमें हम क्या यूज करते थे, तो ये यूज करते थे, ये स्किन है, अनटैंड स्किन है, जो अनटैंड
अनटैंड स्किन है, स्पेशली किसका अनटैंड स्किन यूज करते थे, तो गोट का अनटैंड स्किन यूज करते थे ये लिखने के लिए। गोट की जो अनटैंड स्किन, ये जरूरी नहीं है कि गोट की ही हो, अनटैंड स्किन होती थी और उसको हम क्या करते थे, पहले ड्राई करते थे और उस पे हम लिखते थे। अब वो है क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम था लिखने का। और उसके बाद होता क्या था कि जैसे एक बार लिखा गया और फिर उसी को हम फिर उसको इरेज करके दूसरी बार भी उसमें हम लिखते थे। तो ये आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है कि इससे हमको जो सोर्सेस हमको पता चल रहा है कि उस समय में, उस पीरियड में, जो एंशियंट टाइम में क्या वहां की सोसाइटी कैसा था, कल्चर कैसा था, कैसे कि जब इसको तो हम एक बार लिख के इरेज तो कर दे रहे हैं बट ये कंप्लीटली इरेज नहीं हो रहा है, इसमें क्या करते हैं, ओवर राइटिंग हो रही है। तो हम उसको ओवर राइटिंग को पढ़ के, ये पढ़ने से लिए हमें क्या होता है, विदाउट डिस्टरबेंस, मतलब ओरिजिनल सोर्स हमको पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, जिसकी हमने बात किया ही, फिर से मैं बताता हूं कि जैसे इसमें क्या होता था, जो अनटैंड स्किन है इसमें इसमें राइटिंग की काम होती थी, फिर उसको क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड बाद इसको इरेज किया जाता था और इसी पे फिर से लिखने का कार्य किया जाता था, फिर से इसमें लिखा जाता था और फिर से कई बार, इसमें दो तीन बार, कई बार देखा गया दो तीन बार। अब वही जो है पल्पिमसेस्ट हमको मिले हैं और ये, और इसका यूज फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम फिर से उस समय में जो पहले लिख के इरेज कर किया जा चुका है उसको हम फिर से रीड कर रहे हैं। और रीड करने से हमको जो एंशियंट टाइम का, उस समय का जो ओरिजिनल जो राइटिंग थी वो पता चल रही है। तो इसलिए ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंडिया में कैसे था, भारत में भी लिखने का, जैसे ताड़पत्र में पहले कैसे होता, ताड़पत्र में लिखने का एक था, उसके भी कई हमको मिले हैं। जैसे पहले कैसे में ताड़पत्र में लिखा जाता था, तो ये हमें एक क्या, एक तरह से अंडर राइटिंग है, अंडर राइटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स बन जाता है, ठीक है। अब और आगे चल के हम इसकी कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं कि इसके और फीचर्स क्या हैं। और ये बताया गया कि इरेज करने के लिए तरीका क्या था, तो प्रारंभिक तरीकों में इसको हम धोने के लिए दूध और जई के चोकर का उपयोग करते थे और फिर इसको मध्ययुगीन काल में हम थोड़ा और मतलब डेवलप हो गए तो कुछ और जैसे यूज करने लगे, जैसे खुरचने के लिए प्यूमिस का उपयोग किया जाने लगा। अब आज इसका महत्व क्या है कि आधुनिक विद्वान जो हैं, स्कॉलर हैं, वो मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऐतिहासिक ग्रंथों तक पहुंचने के लिए अंडर राइटिंग को समझते हैं। तो पल्मिसिस्ट क्या है, एक तरह से अंडर राइटिंग है, जो कि आज के जो मशीन लर्निंग के थ्रू हम जो उस समय के ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जो ओरिजिनल राइटिंग थी, उसको हमको ये इससे के थ्रू नॉलेज हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया पल्मिसेस्ट के रिलेटेड, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन शॉर्ट हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2014 का दोस्तों। आप प्रश्न क्या है एक बार देखते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, क्या भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन हो जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। दोस्तों ये इसको कई बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिसको नहीं पूछा गया हो कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो सही जवाब हो जाता है दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको हमारे साथ, जैसे कोई हम अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कस कर रहे हैं तो उसको आप लिखते भी जाइए। इसके आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा बाद में। और इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ये आपको पता ही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ से। तो नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द सीबीआई। तो ये सीबीआई पे ये आर्टिकल है, ये सीबीआई पे आर्टिकल है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं, इसकी कुछ बेसिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि ये कहां से हमारे लिए। तो एक पहले तो हम एक पेज देख लेते हैं कि एक पेज हमें मिल जाए जिसमें हम डिस्कस कर लें, क्योंकि आज हमने व्हाइट पेज ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो ये आर्टिकल है उसका सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन पे आर्टिकल है। तो इसकी बेसिक बातें देखते हैं कि बेसिक बातें है क्या, ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल, ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2021 का केस है। 2021 का केस है। केस क्या था
कि सीबीआई जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार आर्टिकल 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और आर्टिकल 131 किससे रिलेटेड है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का, मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना होता है कि, तो ये केस होता है वेस्ट बंगाल सरकार का जो कहना होता है, इसका कहना होता है कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सीबीआई जुरिडिक्शन, इस पे जुरिडिक्शन ओवर स्टेट केस, तो ये स्टेट का क्या है, स्टेट का केस होता है, उसमें सीबीआई जांच आ जाती है, तो उसके लिए स्टेट के जुरिडिक्शन पे आर्टिकल 131 के तहत जाती है। तो इस पे आर्टिकल 131 के तहत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या कहता है, कहना होता है कि ये अगेंस्ट है फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा, फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके ये अगेंस्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है सीबीआई का जुरिडिक्शन। क्योंकि हमने स्टेट, अभी हम बात करेंगे कि सीबीआई किस मामले में कैसे जांच कर सकती है, क्यों अगेंस्ट है, बट अभी मेन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आर्गुमेंट देती, क्या अपना पक्ष रखती है, तो 131 के तहत कहती है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। क्योंकि कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर से क्या है, हम देखते हैं कि 7th शेड्यूल में, जो हमारी 7th शेड्यूल है, वहां पे 3 लिस्ट है। कौन कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब जब बात आती है ये किसका किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, ये केस किससे रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर किस लिस्ट में है, तो अंडर 7th शेड्यूल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसके रिलेटेड जुरिडिक्शन किसके पास है, स्टेट के पास है। तो अब जो सीबीआई है वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर हो रही है। तो ये होता है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि जो सीबीआई है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कैसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो अब इस इंडिपेंडेंट एजेंसी में जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आर्गुमेंट देता है कि जो सीबीआई है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाय करती है, क्योंकि कि इसके एस्टेब्लिशमेंट पे बात करती है, क्योंकि इसके जैसे डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर सीबीआई का डायरेक्टर इन अदर अपॉइंटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट का नेचर नहीं दे सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया, तो अब क्या होगा, अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट अब इस पे सुप्रीम कोर्ट आगे के मतलब सुनवाई के लिए एग्री हो गई है। तो ये हुआ, ये केस है। अब हम यहां पे, ये तो केस हो गया, पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीबीआई को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट हो जाता है। तो पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में अब सीबीआई को पढ़ते हैं और सीबीआई की हिस्ट्री देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कॉन्टेस्ट हुआ आर्टिकल, अब हमको सीबीआई हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं सीबीआई का। सीबीआई क्या है, सीबीआई एक क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। आपको पता ही है कि सीबीआई एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। अब ये क्या, इसका जो मेन काम होता है किसका होता है, इन्वेस्टिगेटिव काम होता है। क्या करती है ये, क्या करती है, इन्वेस्टिगेटिंग का काम करती है, इन्वेस्टिगेटिंग का काम करती है। और क्या काम करती है इन्वेस्टिगेटिंग के अलावा, ये जैसे जो अरेस्ट कर सकती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है, और क्या कर सकती है, जैसे चार्जशीट फाइल कर सकती है, और क्या कर सकती है, और ये एविडेंस किसी भी केस से रिलेटेड एविडेंस को एकत्रित करती है। ठीक है, ये तो सीबीआई की मूल बातें हुई, इसका क्या काम है। अब हम इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। तो जब सीबीआई की हम हिस्ट्री देखते हैं, तो इसका जो निर्माण कहां से है, कब से, इसका जो ओरिजिन क्या है सीबीआई की, तो सीबीआई की ओरिजिन हमको कहां से मिलती है, ड्यूरिंग ये ब्रिटिश एरा का। ये तो आपको पता ही है कि जो सीबीआई है ब्रिटिश एरा का ये कानून से बेस्ड है। तो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर
में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे फंड दिए गए और बहुत सारी सप्लाई हुई, जैसे बहुत सारी सीरियल्स अनाज की सप्लाई हो रही थी, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन देखा गया था, कई करप्शन देखे हुए उसमें उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। तो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी करप्शन को जांच करने के लिए, इसी जो करप्शन हो रहा था फंड और सप्लाई का, इसकी इस करप्शन को चेक करने के लिए और जांच करने के लिए एक एजेंसी को स्टेब्लिश करती है। यही एजेंसी स्टेब्लिश करती है और ये एजेंसी यही जो फंड में जो सॉरी जो ये फंड फंड और ये जो फंड हुआ और सप्लाई में जो करप्शन था उसको चेक करने के लिए एजेंसी का रोल होता है। तो जब वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को एक लीगल रूप देती है। तो 1946 में, कब, 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनता है उस समय का, 1946 में। उसमें ये होती है, एक एजेंसी रहती है जो चेक करने सरकार के करप्शन को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके करप्शन को चेक करती है। ये हुआ इसका लीगल रूप, किसका, सीबीआई का। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो प्री इंडिपेंडेंस की बात हुई, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 में इसी को, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो सीबीआई जो एजेंसी होती है, अभी तक इसका नाम क्या, हमने कहा सीबीआई नहीं कहा है, अब इसका नाम पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका नाम क्या हो जाता है, सीबीआई हो जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम हो जाता है। और इसका रोल वही रहता है, किसको, चेक, करप्शन को चेक करना, करप्शन जो हो रहे हैं उसको चेक करना, इसका रोल हो जाता है। और पहले इसका रोल क्या होता है, केवल करप्शन को चेक करना हो जाता है, फिर बाद में इसके रोल फर्दर जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे ये किसी क्रिमिनल केसेस में भी ये काम करने लगता है, क्रिमिनल केसेस के भी फाइंडिंग करने लगता है, क्रिमिनल के अलावा और टेररिज्म पे भी ये काम करने लगता है, टेररिज्म के केसेस में भी काम करने लगता है, साथ में अगर इकोनॉमिक जो केस हो रहे हैं उसको भी जांच करने लगता है। तो ये सीबीआई, इसका अब रोल बढ़ता जा रहा है। अब इसका रोल इंडिपेंडेंस के बाद बढ़ता गया, जैसे इकोनॉमिक केसेस, हर्षल मेहता के केस में भी सीबीआई ने जांच किया था, इसका रोल बढ़ता गया है। अब फर्दर अब बात आती है कि अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देते हैं आपको, जैसे सीबीआई क्या है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो आपको किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत होनी चाहिए। किसके, ये बिल्कुल इसी के अंतर्गत होनी चाहिए ना, बट दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम नहीं करती है। तो अब बताइए किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत ही है। अभी सीबीआई की जो किसके अंतर्गत काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है ये। और ये क्यों इसके अंतर्गत है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते, एमओएस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं। और एक किसको, जो डीओपीटी है उसको किसको रिपोर्ट करती है, और डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करती है, डायरेक्ट डीओपीटी किसको रिपोर्ट करती है, ये अपना रिपोर्ट पीएम को देखती है। तो इसी वजह से इसका और विवादों में ये क्या है कि डायरेक्ट सीबीआई का रिपोर्ट किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, पीएम के पास है। अब डीओपीटी का काम क्या होता है, डीओपीटी का काम होता है अपॉइंटमेंट का। जल्दी डीओपीटी जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी किसके अंतर्गत आती है, तो डीओपीटी की ही अंतर्गत आती है। इसका काम होता है ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग है ये इसका नाम। इसका क्या नाम क्या है, ट्रेनिंग करना और अपने एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को प्रिपेयर करना। तो ये इसका काम हो गया। अब हम ये तो सीबीआई की हिस्ट्री की से लेके अब तक की बात की है। अब जो इशू है, इसके ज्यूरिडिक्शन को लेके इशू है, उस पे भी बात कर लेते हैं। अब सीबीआई की ज्यूरिडिक्शन पे बात कर लेते हैं, ज्यूरिसडिक्शन पे बात करते हैं। तो सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसके जो प्रसार क्षेत्र है उस पे बात करते हैं जब, तो ये इसमें ये क्या है, ये कोई ऑटोनॉमस क्या है, क्या ये ऑटोनॉमस एजेंसी, ऑटोनॉमस एजेंसी नहीं है, ये क्या ऑटोनॉमस एजेंसी नहीं है। जब ये ऑटोनॉमस एजेंसी नहीं है तो हमने बताया किसको वो करेगी, रिपोर्ट करेगी पीएम को, डीओपीटी के अंतर्गत आती है और पीएम को रिपोर्ट करती है, ठीक है। और हमने इसको बात किया कि इसको रिलेटेड क्या, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है वो भी किसके रिलेटेड है कि 7 शेड्यूल में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर की जो हमारी बात की जाती है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए उस पे स्टेट लिस्ट में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई जांच करने के लिए हमको इसका यहीं पे याद आती है, कंसेंट लेना पड़ेगा, किससे, स्टेट से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो सीबीआई को किसी भी स्टेट में अपना
क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट का कंसेंट लेना होगा, क्योंकि हमारे जो फेडरल पॉलिटी है और स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए से कंसेंट लेना जरूरी हो गया। अब कंसेंट इसके दो तरीके से होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है कौन सा, जनरल कंसेंट, और दूसरा होता है स्पेशल, एक होता है स्पेशल कंसेंट। अगर जनरल कंसेंट की बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट सीबीआई को जनरल कंसेंट देता है तो इसका मतलब होता है कि उस कोई भी केस से रिलेटेड डायरेक्टली सीबीआई जांच कर सकती है। और स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब होता है किसी स्पेशल केस में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन या जांच करने की अनुमति देना। लाइक सपोज किडनैपिंग, कोई किडनैपिंग का केस है, उस पर जांच करने के लिए स्पेशल परमिशन दी गई स्टेट के द्वारा, कि स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सेंट्रल से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे इसकी जांच किया जाए, पार्टिकुलर केस क्या। तो अगर कोई पार्टिकुलर केस होगा तो वो स्पेसिफिक कंसेंट के अंतर्गत आता है। तो ये बात होती है यहाँ पे। अब बहुत सारे गवर्नमेंट पिछले कुछ वर्षों में अपना कंसेंट वापस ले लिए हैं। लाइक हम बात करते हैं कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, राजस्थान, जहां पे ये कंसेंट हमने क्या ले लिया है, सीबीआई से अपना कंसेंट, जनरल कंसेंट नहीं दे रखा है, वापस ले लिया है। अब अगर वहां कोई अगर केस होता है, उसकी जांच करने के लिए किससे, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट चाहिए, बट सीबीआई विदाउट कंसेंट वहां पे इन्वेस्टिगेशन काम करने लगती है। यही ओरिजिनल केस है, इसी की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि यहां पे कंसेंट की बात होती है, बट एक किससे, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसेंट लेना पड़ेगा। बट अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर जैसे कोई कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो किसी भी स्टेट में पोस्टेड हो सकता है, सपोज कोई आईआरएस है, कोई आईआरएस है, वो पोस्टेड है कहां पे, अगर हम वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड है, या कि मुंबई में, महाराष्ट्र में पोस्टेड है, कोई भी आईआरएस है, कोई भी जो ऑल इंडिया सर्विस का कोई क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो अगर वो पोस्टेड है, अगर उससे रिलेटेड कोई करप्शन आता है, देन सीबीआई को क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। कंसेंट किसमें, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लेना होता है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड लेना होता है, तो इसके लिए विदाउट कंसेंट कर सकती है। और पिछले कुछ दिनों में इसके काम पे भी बहुत सारे, ये पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, बट बहुत सारे इसमें आर्गुमेंट हुए हैं कि इसका काम सही नहीं है। और कुछ तो अगर हम कुछ पिछले एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें भी लगता है जैसे इसमें भी कुछ फेल हुई है। जैसे कुछ हम सीबीआई के जो पुराने एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राजीव गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड जो केस था, उसमें भी कोई सीबीआई और कोई भी डिसीजन नहीं आया। लाइक और दूसरा केस देखते हैं तो आरुषि तलवार केस में भी सीबीआई का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो इस वजह से इसका कुछ यहाँ पे भी है कि इसके काम में लेके होता है। साथ में कुछ पिछले ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीबीआई पे टिप्पणी भी की है, और सीबीआई को क्या बोला था, इट इज लाइक अ केज पैरेट मतलब पिंजड़ा में बंद तोते के तरीके से होता है। जैसे पिंजड़ा में बंद अगर तोता जो उसका मालिक बोलना सिखाता है, केवल वही बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी बहुत भारी पड़ रही है। तो ये हुआ सीबीआई से रिलेटेड सारे कंप्लीट इश्यू को हमने डिस्कशन कर दिया। अगर आप मेरे साथ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप अपना नोट डाउन करते रहिए करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम देख लेते हैं पीडीएफ में कुछ, अगर इंपॉर्टेंट कुछ चीज पीडीएफ में दिखती है तो उसको देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे सीबीआई, तो पीडीएफ में देख लेते हैं अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी बात हमने कही है कि सामान्य सहमति दो प्रकार की होती है। एक सामान्य सहमति का मतलब होता है ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 पे आधारित होती है, जिसमें राज्य सरकारों की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार जनरल कंसेंट इशू कर दिया, फिर उसको केस पर केस उसको नहीं चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती सीबीआई की। तो ये जनरल कंसेंट मतलब एक बार पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती अगर जनरल कंसेंट होता है। ठीक है, एक हमने बात कर ही दिया। पश्चिम बंगाल का मुकदमा भी बताया, 2021 का है। आर्टिकल 131 के तहत ये आर्गुमेंट देता है कि ये स्टेट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो इसलिए हमारे विदाउट कंसेंट सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। एक इसका है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ये फाइनेंस, ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। इसमें क्या है कि जो अभी 14th फाइनेंस कमीशन था,
14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन थी कि इसका जो स्टेट का शेयर होता है उसको और इंक्रीज करना। तो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि स्टेट का शेयर 32% रहता था, उसको बढ़ा के 42% किया जाए। बट यहाँ पे इसी से रिलेटेड है कि ये 14वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन के बाद भी ये राज्यों का अभी जो उनका शेयर है वो इंक्रीज नहीं हुआ, फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ, इसी से रिलेटेड इशू है। तो इसमें मेन आर्टिकल में डिस्कस क्या किया गया है कि जो पिछले कुछ वर्षों में जो जैसे जैसे हम बात करें तो मेन इशू क्या है यहाँ पे, तो मेन इशू ये है कि पिछले जो बात की गई है आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो पिछले कुछ वर्षों में इसके 14 फाइनेंस कमीशन के 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद भी हमें जो शेयर का अमाउंट है वो इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। इसमें एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कि इसके बढ़ने के पीछे आर्टिकल में बताया गया है कि रीजन क्या है, सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज मेन रीजन है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि सेस और सरचार्ज से एकत्रित की हुई राशि जो कलेक्शन आता है थ्रू सेस एंड सरचार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, किसमें, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और इसका परसेंटेज पिछले कुछ वर्षों में सेस और सरचार्ज का इंक्रीज हुआ है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो कलेक्शन बढ़ रहा है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के। और कुछ बेसिक बातें आपको पता ही होगा कि अभी कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठित हुआ है। 16th फाइनेंस कमीशन किसके अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो अरविंद पनगरिया के अध्यक्षता में 16 फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है। और इसके पहले जब बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन अभी काम कर रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह थे। और बात किया जाए फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात आती है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब उसकी हम कुछ जो इंपॉर्टेंट और है उसको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस पे है, उपकर और अधिभार। उपकर क्या होता है, सेस। उपकर क्या है, सेस। अधिभार क्या है, सरचार्ज। कि वृत्त और सीएसएस और सीएससी जैसे केंद्रीकृत योजनाओं राजकोषीय नियंत्रण को और अधिक केंद्रीकृत की है। जो ये राजकोषीय है नियंत्रण है उसको क्या की है, अधिक केंद्रीकृत की है, केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड की है। इसमें बात की जाती है कि गवर्नमेंट की दो स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें स्टेट को कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन फर्दर देना पड़ता है। तो यहाँ पे यही इशू है कि हमें जो मिल रही है राशि वो कम मिल रही है बस, बट हम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में है उसका कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ रहा है, ये मेन इशू है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट और आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फाइनली पूरा ये आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे बात की है, हमने आपको बताया ही है कि जो 14 कमीशन है, 14वां वित्त आयोग है, उसने कितने परसेंट, 32% से बढ़ा के कितने 42% के रिकमेंडेशन दिया है। एक इससे क्या होगा, इससे राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ेगी। मतलब स्टेट के पास जब ज्यादा फंड आएगा तो स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट में और उसकी क्या स्वायत्तता होगी ना। हर एक स्टेट की अपनी अलग जरूरतें हैं, वहां का अलग क्या है, टोपोग्राफी है, उसका जियोग्राफिक कंडीशन है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर सकेगा, यूटिलाइज कर सकेगा। इसका मेन जो तर्क था इसको 32 से 42% करने पर। बट यही प्रॉब्लम भी हो रही है, अभी यही प्रॉब्लम भी है, क्योंकि राज्य हिस्सेदारी में इसका 15 में हम देखते हैं कि 15-16 में कितना था, 5.9% से बढ़कर 10.8% हो गया सेस और सरचार्ज की अमाउंट, ये बढ़ रही है। जब जितना ही सेस और सरचार्ज बढ़ेगा तो केंद्र के पास ज्यादा फंड होगा, स्टेट के पास कम होगा। अब केंद्र प्रायोजित जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके बारे में जान लीजिए। सीएसएस के लिए राज्यों को धनराशि मिलान करना आवश्यक होता, हमने इसकी बात पहले ही की है, और इसके पास कम आ रहे हैं तो ये इशू बन रहा है। तो भविष्य की चुनौतियां क्या है, जो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41%, और अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला दिया तो 42% बनाए रखी है, जबकि केंद्र सरकार ने इसमें कमी करने का दबाव बना रहा है। बट ये जरूरी है इनको ऑटोनॉमी के लिए। तो ये हो गया हमारा
ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, वित्त आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत सरकार हाल ही में डायरेक्ट अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें कौन कथन सही है? वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के अनुसार 263 के अनुसार में किया गया है। तो 263 नहीं, इसका किसमें होता है वित्त आयोग का गठन? 280 में बात किया गया है। तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 की तरफ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारी न्यूज में है असुर कम्युनिटी। असुर कम्युनिटी ये न्यूज में है, इसके बारे में एक कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, बस केवल कुछ चीजें आप इसमें जान लीजिए। तो असुर कम्युनिटी ये क्या है? एक पीवीटीजी कम्युनिटी है। असुर क्या ऐसी है? एक पीवीटीजी कम्युनिटी है, ठीक है। और एक कहाँ पाई जाती है? सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो एक पाट एरिया में पाई जाती है, जो पाट क्षेत्र है। और एक कहाँ पे? झारखंड के पाट एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और इस पे क्या है जो न्यूज है, उसके बाद में गुमला जिला प्रशासन के नेतरहट पठार क्षेत्र में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह असुर समुदाय को जल्द ही अधिकार अधिनियम जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, उसका लाभ मिलेगा। तो इस वजह से इसका ये जो थी न्यूज में थी जनजाति, और इसका इस जनजाति का ये मुख्य चीज ये देख लीजिए कि जो असुर जनजाति है, असुर जनजाति, असुर जो कम्युनिटी है, इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका काम है आयरन स्मेल्टिंग का काम है, लोहा पिघलाना। लोहा पिघलाने का मुख्य काम क्या है? लोहा पिघलाने का ये काम करती है, ठीक है। और ये किस ग्रुप से आती है? तो आस्ट्रो एशियाई है, आस्ट्रो एशियाई कम्युनिटी आस्ट्रो एशियाई ग्रुप से बिलोंग करती है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, बस आपको इतना ही जानना है, ज्यादा डिटेल जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम जो पीडीएफ पे जो जरूरी होता है उसी की बात करते हैं। तो ये मुख्यतः झारखंड एरिया, अगर हम जियोग्राफिक टर्म में बात करें तो पाट क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक छोटा अल्पसंख्यक पड़ोसी राज्यों में भी रहता है, ये पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं। और 2000 जनगणना के अनुसार, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो इनकी मात्र 23,000 इनकी जनसंख्या है। ये असुर भाषा बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के मुंडा परिवार से संबंधित है। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के मुंडा परिवार से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसका हमने बात ही किया, लोहा गलाने इनका मुख्य काम है। और स्थानांतरित कृषि भी ये करते हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश कृषि में चले गए हैं। पहले इनका पूर्व काम क्या था? लोहा गलाना काम था। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। अगर इनकी समाज की संरचना है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। और ये बात कर लेते हैं, इनको इसी के ज्यादा भी न्यूज में इसी वजह से आया है कि अब इनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इनको अब लाभ मिलेगा असुर जनजाति को। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। तो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है। मतलब जो जनजाति वन में रह रही है तो उसको वन से रिलेटेड जो आइटम होते हैं उस पे, या कि वहां पे उनका अधिकार होता है। इसमें पात्र कौन होते? 13 दिसंबर 2000 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियां जो उसी वन क्षेत्र में रह रही हैं, उन्हीं को वन अधिकार अधिनियम मिलेगा। और उनसे अधिकार मान्यता प्राप्त क्या है? उनका स्वामित्व का अधिकार होता है, मतलब 4 हेक्टेयर तक का वो स्वामित्व हो सकते हैं उसी वन क्षेत्र में, जो कि रिजर्व एरिया हो सकती है। और साथ में उपयोग का अधिकार होता है। तो इस अधिनियम में जो पात्र जनजातियां होती है, उनको जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी क्या होता है? उपयोग का अधिकार होता है। जैसे जो लघु वन उपज होते हैं, चारागाह क्षेत्र, इसका वो उपयोग कर सकते हैं। यही इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है कर्नाटका का गिग वर्कर बिल से। तो ये हमारा आर्टिकल है, इसमें इसकी जो कुछ जो मुख्य बातें हैं उसको हम कर लेते हैं। तो कर्नाटका जो हुआ है, जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कर्नाटक जो हुआ है दूसरा ऐसा राज्य हो गया है, सेकंड स्टेट ऐसा हो गया है जो गिग वर्कर के लिए एक्ट लेके आया है। तो पहला कौन सा प्रश्न उठता है कि पहला फिर कौन सा राज्य होगा जो गिग वर्कर के लिए एक्ट लाया है? तो वो कौन सा राज्य होगा? वो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट था जो गिग वर्कर के लिए लेके आया है, ठीक है। अब हम
गिग वर्कर की बात कर लेते हैं। गिग वर्कर होते कौन है, इसकी बात करते हैं। ये बहुत न्यूज में रहा, इसके पहले भी हमने बात किया था कि गिग वर्कर होते कौन। तो गिग वर्कर अगर हम बात करें, एक तरह से प्लेटफॉर्म वर्कर के जैसे होते हैं। गिग वर्कर मींस उसमें होता क्या है कि कोई एक एग्रीगेटर होता है, एग्रीगेटर होता है, एग्रीगेटर होता है जो कि क्या करता है, कोई इंडिपेंडेंट आदमी को रखता है, पार्टिकुलर टास्क के लिए रखता है। ये हमने बात किया कि ये पार्टिकुलर टास्क है और इस टास्क को करने वाले को हम इतना अमाउंट पे करेंगे। तो ये जो टास्क एक काम करता है उसको गिग वर्कर करते हैं। तो एक तरह से इसमें जो रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता है इस गिग वर्कर। तो आप समझ गए ना, मतलब हमारे पास एक टास्क है, जो उस टास्क को काम को फुलफिल करेगा, मतलब कंप्लीट करेगा, टास्क को कंप्लीट करेगा, उसको हम अमाउंट पे करेंगे। तो इसमें केवल रिलेशन कहां तक है, टास्क को फुलफिलमेंट करने का, बाकी कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसे जो वर्कर होते हैं उनको गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को टर्म करते हैं। अब बात किया जाए कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट है गिग वर्कर है पूरे वर्ल्ड में। तो उनके लिए अब बात आती है, जब इतने ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इतनी फैमिली इन्वॉल्व है, तो उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो इसी के लिए कर्नाटक सरकार ने अभी गिग वर्कर लाया है। अब इस आर्टिकल में क्या है, जो राइटर का आर्गुमेंट क्या है, एडिटोरियल है उनका आर्गुमेंट क्या है, कि इसको हम एक टर्म पहले बता देते हैं फिर देन एक्सप्लेन करते हैं। तो एडिटोरियल का जो मेन थीम है वो है कि जो हम चाहे राजस्थान का बिल हो या चाहे कर्नाटक की बिल हो, दोनों किस पे बात कर रही है, दोनों एक एग्रीगेटर और एक एजेंट की बात कर रही है। मतलब कि ये जो बिल का जो मेन थीम है, सॉरी, बिल का जो मेन थीम है वो किस पे बेस्ड है, वेलफेयर पे बेस्ड है। ये बिल किस पे आ रही है, ये बिल की है कि हम क्या चाहते हैं, गिग वर्कर का वेलफेयर करना चाहते हैं। बट जो राइटर का यहाँ पे कॉन्टेस्ट है कि आप वेलफेयर के लिए बिल मत लाइए। वेलफेयर क्यों, आप उनके अधिकार दीजिए, उनका अधिकार होना चाहिए ना, कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका सोशल सिक्योरिटी, उसका अधिकार होना चाहिए, ना कि वेलफेयर। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो कुछ चीजें बात कर लेते हैं कि इनके लिए हम वर्क आवर्स की ड्यूरेशन करनी चाहिए, इनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बट अगर जब हम इनके अधिकार की बात करेंगे तो ये फर्दर इनका क्या होगा, और ये इनके पास ऑटोनॉमी होगी चीजों की। और यहाँ पे हर जगह, और एक तो कॉन्टेक्स्ट ये बात की कि आप इनके वेलफेयर के लिए बिल मत लाइए, इनको एज ए राइट प्रोवाइड करिए कि उनका राइट होना चाहिए। और दूसरी बात की गई है कि यहाँ पे बात, जहां बिल में हर जगह क्या किया गया है, जो जैसे हम बात करते हैं एक एग्रीगेटर होता है, एग्रीगेटर होता है, और दूसरा जो परफॉर्म करता है वो एजेंट होता है, या कि जो भी आप एक टर्म दे सकते हैं, इंप्लॉई के टर्म दे सकते हैं। तो एक एग्रीगेटर और इंप्लॉई का रिलेशन है यहाँ पे। तो ये जो आर्टिकल में कहता है कि आप एग्रीगेटर मत कहिए, इनको इनको एम्प्लॉयर टर्म करिए, एम्प्लॉयर टर्म करिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओला उबर ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम एक ऐप है, एग्रीगेटर है, और हम दो पार्टी को यहाँ पे मिला रहे हैं। एक हो गया जैसे हमको नीड है कैब की, तो हो गया, दूसरा जो है जिसके पास, मेरे पास कोई कैब नहीं है, तो उबर का कहना है कि हम कैब ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्रीगेटर है। तो वहां पे ये कहा गया है कि आप एज ए एग्रीगेटर नहीं, आर्टिकल में कहना है कि आप एज ए एम्प्लॉयर रहिए। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होगा, एम्प्लॉयर होगा, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, सॉरी, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी होगी ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएगी। जैसे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा तो उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उनको जो अदर, जैसे अदर जो वर्कर है, अदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, उनको सारी बेनिफिट गिग वर्कर को मिलेगा। ये तो वही इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसको एक डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्टिकल को देख लेते हैं। कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक। तो विधेयक क्या है, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक 2024। यहीं पे बात होती है, यहीं पे जो एडिटोरियल में राइटर कहते हैं कल्याण, यहाँ पे कल्याण मत कहिए ना, इनका अधिकार, आप कल्याण के जगह सॉरी दोस्तों, आज बार बार मुझे कब हो रहा, तो इसके अधिकार की बात करिए, यहाँ पे अधिकार की बात करिए, मेन आर्गुमेंट यही है, यहाँ पे पेश किया गया है। और इसके पहले हमने बात किया कि राजस्थान पहला स्टेट था जिसने इसने इसके लिए गिग वर्कर्स के लिए एक्ट लेके आया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें, अब हम बात कर लेते हैं
एक कर्नाटक और राजस्थान सरकार के एक विधेयक हैं। अब हम जो इशू है उसके बाद बात करते हैं कि गिग वर्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम गिग वर्कर की बात करें तो ये हमारा जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक 23.5 मिलियन 23.5 मिलियन लोग क्या होंगे भारत में गिग वर्कर हो जाएंगे। अब सोचिए इतनी बड़े 23.5 मिलियन इतने लोग क्या काम कर रहे हैं, गिग वर्कर कर रहे हैं। तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारा क्या हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसी के लिए बिल लाया गया है। और बात किया जाता है कि अगर वर्तमान में देखें तो 7.7 मिलियन जो लोग हैं वो गिग वर्कर हैं। और गिग वर्कर हैं, अगर इसमें से ही अगर हम बात करें तो नीति आयोग का डाटा है कि 2 मिलियन प्लस तो कहां पे हैं, बेंगलुरु में ही केवल मिल जाते हैं 2 मिलियन प्लस। और इसमें अगर हम बात करें कि टोटल देश की कुल आजीविका का लगभग 4% लोग क्या है, गिग वर्कर हैं। तो इस वजह से इनका गिग वर्कर का इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये हमने क्या देख लिया, गिग वर्कर का इंपॉर्टेंस देख लिया। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो इनकी जो नौकरी होती है, जो काम करते हैं, तो इसमें 31% जो होते हैं वो कम कुशल होते हैं, मध्यम कुशल 47% और हाई स्किल्ड केवल 42% है, जो जैसे ग्राफिक डिजाइनर, ट्यूशन का काम कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल कर रहे हैं, आप जान लीजिए वो गिग वर्कर हैं। बस इतना आप समझिए। आगे की बात करते हैं कि गिग वर्कर के लिए इश्यूज क्या है। तो पहले इशू ये है कि इनका जैसे श्रम कानूनों का कोई अनुप्रयोग नहीं है। जो 4 श्रम कानून आए हैं उनमें से 3 श्रम कानून, अभी हमने लास्ट जो हमारी एडिटोरियल डिस्कशन हुई वहां 4 लेबर लॉज की बात किया था, तो उसमें से केवल 3 लेबर लॉज में गिग वर्कर के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो एक इशू है कि अभी हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोई न्यूनतम आय नहीं है, इसके लिए कोई न्यूनतम आय की गारंटी नहीं देता है। जैसे जो एम्प्लॉयर है कि एग्रीगेटर है, कोई मिनिमम जो अमाउंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये इशू है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या इशू है। इसमें पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों पर आधारित है, नियोक्ता की बात है, नियोक्ता कर्मचारी संबंधों पर आधारित है, जो गिग अव्यवस्था को अनुपस्थित या जटिल बनाता है। यहाँ पे एग्रीगेटर और एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। तो ये हो गया जो इंपॉर्टेंस और इश्यूज की हमने बात कर लिया। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में जैसे एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं वो एक तरह से ठेके, अपने आप को क्या मानते हैं, अगर हम हिंदी में टर्म करते हैं तो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, जो खुद को श्रमिक और उपभोक्ताओं के जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में देखते हैं। जैसे ऊपर अपने आप को क्या कहा है कि हम क्या हैं, वही एग्रीगेटर हैं। जो हम क्या कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर हो गया, और जो एक प्रदाता होगा उसको हम क्या प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में देख रहे हैं। श्रमिक और उपभोक्ता को हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। क्योंकि सेवा की शर्तें और रोजगार की शर्तें एग्रीगेटर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो क्या शर्तें होंगी एग्रीगेटर डिसाइड करेगा। जब एग्रीगेटर डिसाइड करता है तो उसको एज ए एम्प्लॉयर वर्क करना चाहिए। जब एम्प्लॉयर वर्क करेगा तो प्रोविडेंट फंड भी बनेगा। इससे क्या होगा, उनको जो गिग वर्कर होंगे उनको लाभ मिलेगा। और नेक्स्ट है गिग वर्कर कानूनी अधिकारों के रूप में उचित व्यवहार, बेहतर काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। अब एक इसी में अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी इशू हो रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, कोई समस्या हो, तो सबसे पहले हमको एक तरीका होता है, जैसे जब हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे किसी क्वेश्चन में तो हमको ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना चाहिए कि विश्व के और देशों में अगर यही काम हो रहा है तो वहां क्या नियम है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है हमें यूके का। तो यूके का क्या है, यूके का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ने यूके में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उबर एक नियोक्ता है। भारत में क्या कहता है, हम एग्रीगेटर है, बट यूके का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये एक नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर है। जब एम्प्लॉयर होगा तो प्रोविडेंट फंड भी देगा, वो प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। और उबर क्या बना रहना चाहता है अपने आप को, उबर एक एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो अपने आप को क्या एग्रीगेटर बने रहते हैं। एग्रीगेटर बनने, जब कोई एग्रीगेटर होता है, एग्रीगेटर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यूके हाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि
अब जैसे कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से एम्प्लॉयर होंगे तो सोशल सिक्योरिटी के जो अदर लॉ है, जो अन्य जो लोग काम कर रहे हैं उनके जैसे इन पे भी अप्लाई होगा। तो ये बात हो गई। तो ये मुख्य बातें थी इस तरीके से। ये भी आपका ये आर्टिकल आपका ये भी आर्टिकल का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद है आर्थिक सुरक्षा की क्या बात की गई है, अवसरों की समानता की क्या बात की गई, हमने डिस्कस कर दिया है। और डिटेल में आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, जिसकी पीडीएफ हमने बताया है कि आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया गिग वर्कर से रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम डेली हमारे करंट के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी आता है, जिसपे आज की टॉपिक होगी। जो हम बात कर रहे हैं मैपिंग चल रहा है उसमें इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली की बात होती है, जो कि पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं वो आप तक पहुंच पा रही हैं। अगर इसमें आपका कुछ और सुझाव है तो आप मुझे बहुत खुशी होगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।